हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इसके बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था मैंने। तो आज जो हमारा पॉइंट होगा वो ना तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पर होगा और ना ही डाइपोल के कहां होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर। यानी इसीलिए इसका नाम दिया गया एनी पॉइंट, यानी डाइपोल के कारण एनी पॉइंट पर आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है सो कि क्लियर हो सके। तो देखेंगे हम सबसे पहले तो हम मान लेंगे, फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं कि ए बी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल लेंथ की अगर हम बात करें तो कितना मान लेंगे, 2a मान लेंगे, ठीक है ना। मान लिया जाएगा कि डाइपोल का मिड पॉइंट हमारा क्या है, ओ है। ओ डाइपोल का हमारा क्या है, याद रखना है, मिड पॉइंट, ठीक है ना। और P एनी पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को क्या करना है, पता करना है। तो एनी पॉइंट कहने का मतलब मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि पॉइंट P ना तो एक्सियल लाइन पर होगा और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर। तो आप जानते हैं यदि एक्सियल लाइन पर होता तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होता, और इक्वेटोरियल पर होता तो इस वाले लाइन पे जो हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से इसके परपेंडिकुलरली उस पे लाइज करता। तो फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट P हमारा ना तो एक्सियल लाइन पर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। हम टॉपिक हमारा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा बट बिल्कुल आसान होगा। आप समझने की कोशिश करेंगे 100% समझ में आएगा, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम देख लीजिए कि हम ओ से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा उसको मान लेंगे आर। तो देखते रहेंगे फिगर में, लेट ओपी इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, आर। यानी ओ से पॉइंट पी का जो हमारा डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। अब मान लिया जाएगा कि एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू हमारा थीटा हो जाएगा। देखिए ये भी मान लेंगे हम, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, थीटा हो गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आप पढ़ चुके हैं, पी से डिनोट करते हैं हम लोग, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू 2a के, जो कि डाइपोल को निर्माण करने वाला जो हमारा दो चार्जेज होते हैं उसी में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की, तो देख लीजिए इसका डायरेक्शन हमारा क्या हो रहने वाला है, अलोंग ए बी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए फिगर में यहाँ पे पी की डायरेक्शन को पॉइंट ए से किधर दिखाया गया, बी की ओर, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि डाइपोल ए बी का जो हमारा ये डाइपोल मोमेंट पी है, इस डाइपोल मोमेंट पी को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे, तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जब हम डाइपोल मोमेंट पी को रिजॉल्व करेंगे तो देख लीजिए इसका एक कंपोनेंट क्या मिलेगा हमारा, एक कंपोनेंट मिलेगा पी कॉस थीटा, जो कि किसके अलोंग होगा, ओपी के अलोंग। डायरेक्शन देख लीजिए इसका, अलोंग क्या हो जाएगा, ओपी। और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, ओपी रहेगा। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे पी कॉस थीटा को दिखाया गया है किसके अलोंग, ओपी के अलोंग। और पी साइन थीटा जो हमारा देख रहे हैं, ये हमारा देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएंगे, ओपी। क्योंकि ये हमारा ओपी था तो ओपी के ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर पी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब सोच रहे होंगे कि सर कैसे, जो विद्यार्थी 11th में वेक्टर का रिजोल्यूशन नहीं पढ़े होंगे, देख लीजिए जरा उनके लिए पढ़ाया गया था क्लास 11th में कि यदि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बना रहा हो, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तो वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या होता है हमारा, ए कॉस थीटा।
और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर, वो हमारा क्या होता है, ए साइन थीटा। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे रिजॉल्व किया डाइपोल मोमेंट पी को। तो देखिए ये पी जो है हमारा एंगल बना रहा था ओपी के साथ कितना, थीटा। तो पी का कंपोनेंट ओपी के अलॉन्ग पी कॉस थीटा हो गया, और ठीक इसका परपेंडिकुलर जो हमारा दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पी साइन थीटा, जो कि अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ओपी। तो देखिए ओपी और ये इसके परपेंडिकुलर अगर बात करें दोनों के बीच का एंगल तो हमारा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा कहां से आया, ठीक है। अब देखिए आगे हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं मालूम है, ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारा जो डाइपोल ए बी है, ये डाइपोल हमारा दो डाइपोल से बना हुआ है, A1 B1 और किससे, A2 B2 से। काफी सिंपल होगा समझने के लिए अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो सिंपली हम मान लेते हैं कि हमारा जो डाइपोल ए बी है, ये डाइपोल हमारा दो डाइपोल से बना हुआ, एक A1 B1 से और दूसरा A2 B2 से। जिसका डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो A1 B1 का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा मान लेंगे, और A2 B2 का डाइपोल मोमेंट हम क्या मान लेंगे, P sin थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, P sin थीटा, ठीक है ना। अब यदि हम देखें तो पॉइंट P जो है हमारा, वो डाइपोल A1 B1 के रिस्पेक्ट में कहां लाइज करेगा, एक्सियल लाइन पर। क्योंकि एक्सियल लाइन क्या होता है सबको मालूम है, डाइपोल के अलोंग जो लाइन एक्सटेंडेड होता है उसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। तो देखिए A1 B1 को हमने डाइपोल माना है, तो बाई फिर चलिए यहाँ पे हम बैक वाले फिगर से भी समझ सकते हैं। देखिए तो ये हमारा था एक्सियल लाइन, ए बी क्या था, डाइपोल। अब पढ़ाया गया था कि इसी लाइन को यदि हम आइदर साइड एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, एक्सियल लाइन। यानी ये वाला लाइन हमारा क्या था, एक्सियल लाइन था, और ये वाला हमारा क्या है, इक्वेटोरियल लाइन होता है, जो कि सेंटर से पास करता है और डाइपोल लेंथ के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे अगर यहाँ पे यदि, तो डाइपोल A1 B1 के रेस्पेक्ट में हमारा जो पॉइंट P है वो लाइज कर रहा है कहां पे, देख लीजिए, एक्सियल लाइन पर, ठीक है ना। तो डाइपोल A1 B1 के रेस्पेक्ट में पॉइंट P हमारा लाइज कर रहा है एक्सियल लाइन पर, और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, आपको मालूम है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करके डाइपोल A1 B1 के कारण पॉइंट P पर अगर हम फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P बाई RQ। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाइपोल A1 B1 का डाइपोल मोमेंट हमारा क्या था, देख लीजिए, P cos थीटा। तो सिंपली हम P को रिप्लेस कर देंगे किससे, P cos थीटा से। क्लियर है। तो देख लीजिए ये हमारा डाइपोल A1 B1 के कारण पॉइंट P पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इसकी डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए इसका डायरेक्शन क्या दिखाया गया, अलोंग PD। अब PD ही क्यों दिखाए हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे, अभी घबराना नहीं है। चलिए देखिए अगर हम फिर बात करें डाइपोल A2 B2 के रेस्पेक्ट में कि पॉइंट P कहां है, तो देख लीजिए डाइपोल A2 B2 के रेस्पेक्ट में ये हमारा डाइपोल है और ये P, देखिए अगर बात करें तो ये OP डाइपोल A2 B2 के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रहा है। यानी पॉइंट P A2 B2 के रेस्पेक्ट में कहां रहेगा, इक्वेटोरियल लाइन पर रहेगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पर है तो डाइपोल A2 B2 के कारण पॉइंट P पर यदि हम फील्ड की इंटेंसिटी पता करेंगे तो देख लीजिए E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसमें फॉर्मूला आपने पढ़ा था P बाई आर की इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो देखिए यहाँ पे डाइपोल A2 B2 का जो डाइपोल मोमेंट था हमारा वो कितना था, P sin थीटा। तो जिस तरह इसमें P को हमने P cos थीटा से रिप्लेस कर दिया, उसी तरह यहाँ भी P हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे, P sin थीटा से। अब इसके डायरेक्शन को मैंने दिखाया किसके अलोंग, PC के अलोंग। तो देख लीजिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अलोंग PC, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि सर ये डायरेक्शन को कैसे दिखा दी, E1 और E2 के डायरेक्शन को PD और PC के अलोंग। तो चलिए हम बैक वाले फिगर से समझते हैं फिर कि कैसे डायरेक्शन को दिखाया गया है। तो आपने यहाँ पे देखा था जैसे ये हमारा एक्सियल लाइन पे था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी माइनस Q चार्ज के कारण E1 था, प्लस Q के कारण क्या था, E2 था। और आपको पढ़ाया गया था कि E2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, E1 से।
तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग E2 में से E1 को क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। तो अगर आप सिंपली देखें तो E2 माइनस E1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे E2 में से E1 को, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएंगे उसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं इसी एक्सियल लाइन पर कहाँ रहेगा, आगे की ओर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट होंगे हमारा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इसी एक्सियल वाला लाइन के लॉन्ग का होगा, आगे की ओर होगा। क्योंकि E2 की डायरेक्शन देख लीजिए इधर की ओर है। अगर सपोज डेट हम मान लेते हैं कि E2 था 100 न्यूटन पर कूलम का और E2 E1 था 80 न्यूटन पर कूलम का, तो ये 20 न्यूटन पर कूलम आ गया। तो सिंपल सी बात है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही होगी जो E2 की क्या होगी, डायरेक्शन। तो एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाले थे, तो देख लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो था उसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं वो एक्सियल लाइन के लॉन्ग ही था, ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लाइन पर, तो देख लीजिए यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन ये देख रहे हैं ना, ये दिखाया गया था आपको फिगर में, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों दिखाए थे, तो वहां पे मैंने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे हमने रिजल्टेंट निकाला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन का यूज करके। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम का वो डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो डायगोनल दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से ड्रॉ किए गए होंगे। तो देख लीजिए E1 यहां से ड्रॉ किया गया था और E2 यहां से, तो दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट P था, तो P से जो डायगोनल हम ड्रॉ किए थे उसी डायगोनल के द्वारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किए थे, रिप्रेजेंट किए थे। तो अगर सिंपली आप देखें तो ये वाला जो हमारा लाइन था ये हमारा क्या था, इक्वेटोरियल लाइन था। यानी इक्वेटोरियल लाइन के कारण जब हम पॉइंट पी पर निकाले थे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमारा कहीं ना कहीं जो इक्वेटोरियल लाइन था उसके परपेंडिकुलर ही आया था। क्या आया था, देख लीजिए इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट की डायरेक्शन थी। तो इसी कॉन्सेप्ट के यूज पर मैंने वहां पे E1 और E2 के डायरेक्शन को क्या किया है, इंडिकेट किया है, जो कि आप समझेंगे। देखिए तो पॉइंट P जो था A1 B1 के रेस्पेक्ट में एक्सियल लाइन पर था, तो एक्सियल लाइन पर था तो कहीं ना कहीं E1 की डायरेक्शन इसी लाइन पर हमारा कहाँ होगा, आगे की ओर। इसीलिए मैंने इसको डिनोट किया किससे, PD से। और देख लीजिए इक्वेटोरियल लाइन के केस में क्या था, इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया हमारा, PC देखा जाए अगर तो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए मैंने E2 की डायरेक्शन को किससे डिनोट किया है, PC से। क्लियर है। तो अब देखा जाए तो E1 और E2 हमारा जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब E1 और E2 एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो फिर से हम पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पता करने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन का यूज कर देंगे और फाइनली हमको आसानी से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट P पर पता हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन की अकॉर्डिंग यदि हम पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस क्या लिखेंगे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना। और देखिए इसको फाइनली हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये वाला पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी फाइनली इज इक्वल टू हमारे पास रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस क्या बचेंगे, E2 का स्क्वायर। तो चलिए आइए हम वैल्यू पुट करते E1 E2 का, उसके बाद क्या होगा देख लेंगे। और क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर E1 का स्क्वायर। तो देखेंगे ध्यान से E1 का वैल्यू कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यू का क्या लिखेंगे हम स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई आर क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और देखते रहेंगे क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखा जाएगा तो दोनों ही टर्म में हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बाई आर क्यू क्या है, कॉमन है। तो इसको हम बाहर निकाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू के स्क्वायर को।
तो अब देख लीजिए इस टर्म में क्या बच जाएंगे हमारे पास 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर बच जाते साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और देखिए क्या लिखते हैं हम, E इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू का स्क्वायर, और इसको हम चाहे तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फाइनली हम बात करें अगर ई की वैल्यू को तो क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू का स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 की, ठीक है ना। और देखिए E इज इक्वल टू, इस पे स्क्वायर था तो ये टर्म हम रूट के बाहर ला सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा क्या हो जाएगा P बाई आर क्यू इंटू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया पॉइंट पी पर रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फाइनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।